अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं अभी आज के इस लेक्चर में। अब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि एक तो ये कि रात को मैंने पोस्ट की थी आप लोगों के लिए। आप में से कितने लोग हैं कि जिनको पता चल चुका है कि आज जो आप लोगों का एफएलपी होने जा रहा है ये वो भी डाल देना। हाँ, वो जो एफएलपी होने जा रहा है, ठीक है, वो एफएलपी हम कौन सा सिलेबस है जिसका हम एफएलपी मतलब एफएलपी नहीं मतलब 30 एमसीक्यूज का जो टेस्ट आपका है वो कौन से जो है वो हम सिलेबस का लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के 4 चैप्टर्स है ना हमारे पास, जो हमने पढ़े हुए पार्ट 1 के सिलेबस में शामिल है जो कि एमडी कैट के, जिसमें के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर, ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरा पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर्स आज के टेस्ट में शामिल हैं। टोटल 30 एमसीक्यूज आपके होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है 8 एमसीक्यूज में से मेरे लिए है। उसके बाद दूसरा था स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें से मैंने 8 एमसीक्यूज लिए हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से 7 एमसीक्यूज लिए हुए, और उसके बाद फोर्थ वन जो था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से 7 एमसीक्यूज लिए हुए हैं, और टोटल ये बनते हैं 30 एमसीक्यूज जिसका आज शाम को आपका टेस्ट होगा। इवन के ये तो जस्ट 30 एमसीक्यूज का टेस्ट है। नेक्स्ट जो आने वाला टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि तमाम सब्जेक्ट से कलेक्टिव एफएलपी जिसको हम कहते हैं, उसमें हम जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हमारे पार्ट 1 के हैं उसके एमसीक्यूज लूंगा मैं आप लोगों के, वो आपने रिवाइज करने, ठीक है भाई वो टेस्ट बना चुका हूं, ऐड भी ऑलमोस्ट हो चुका होगा, अब कोई चीज एक्सक्लूड नहीं होने वाली, ठीक है भाई। सर बहुत ज्यादा है, मुझे तो अभी पता चल रहा है, देखा ना, ये तो बड़ी बात है। रात को मैंने 3 बजे बैठ के 2 बजे, हाँ 2 बजे बैठ के मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट की थी कि भाई मैं बना चुका हूं टेस्ट, आप लोगों का ये सिलेबस है, और ये थोड़ा सा सरप्राइज भी था। सर ने आज चुटकी बजा के आधे नंबर खत्म कर देने हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छे होंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक्सक्लूड हो नहीं सकती हमीन, ठीक है। स्टार्ट कर ले। सर सिलेबस कम कर दे, नहीं सिलेबस कम हो नहीं सकता भाई साहब, तो हो गया, अब तो करना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है, चलो सही है। न्यूमेरिकल होंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होंगे थोड़ा बहुत, ठीक हो गया ना। सर आप जल्दी सो जाया करें, थक जाएंगे। हाँ यार सीरियसली काम होता है, मसला ये है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने डिसाइड किया कुछ कि आज आपने डिस्कशन करनी है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बताओ जल्दी से। कुछ डिसाइड आप लोगों ने खुद से किया हुआ है? क्योंकि मेरे पास जो गिने चुने टॉप जो है वो कमेंट्स आए थे वो 5 थे। अब उस 5 कमेंट्स का मैं किस तरीके से जो है उसके थ्रू क्या कहते हैं भाई अंदाजा लगाऊं कि क्या कह रही है क्लास, लेकिन उसके थ्रू लेटली तौर पे मुझे अंदाजा जो लगा वो यही था कि डिस्कशन, तो डिस्कशन करते हैं फिर भाई, ठीक है। आप लोगों के पास इस वक्त वो जो क्या कहते हैं की मौजूद है, सॉल्व फॉर्म में जो आंसर की थी उसकी टेस्ट की, वो आप लोगों ने डाउनलोड की थी या नहीं की हुई, मुझे बताएं जरा जल्दी से। सोया नहीं जाता सर, ओ हो क्या ही बात है। मुझे बताओ कि आप लोगों ने आंसर की जो है वो अपलोड जो मैंने की थी वो डाउनलोड की हुई अपने पास आपके मौजूद है या नहीं है, बताना है आप लोगों ने, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। मौजूद है, यस कर लें, ठीक है भाई, है भाई, होनी चाहिए थी यार आप लोगों के पास। देखो मैं अपलोड इसलिए करता हूं बिफोर क्लास स्टार्ट, 1 घंटा पहले कर देता हूं ऑलमोस्ट, कि आप लोग आराम से उसको डाउनलोड कर लें, उसको एक दफा पढ़ लें और फिर खुद अंदाजा लगाएं कि यार उसमें मजीद डिस्कशन लाइक कोई चीज बचती है या नहीं बचती। हाँ अगर बचती है तो बता दें ताकि फिर हम वो कर लें, ठीक है। अब आपके पास कम से कम वो डाउनलोडेड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन उसके बिना कोई भी नहीं है, मतलब मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा भी देखो, स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से, या कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हैं कि भी जल्दी 15 मिनट्स में पहले आया है, नेट 15 मिनट पहले आएगा। अच्छा देखो, सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लूं या फिर कोई सिलेक्टिव एमसीक्यूज जो चाहते हैं आप मैं डिस्कस करूं, मुझे बताएं जल्दी से बताना है आप लोगों ने। इसमें कुछ बताओ जल्दी से भाई, कौन सा एमसीक्यू डिस्कस करना है या सारे के सारे कर लूं, क्योंकि फिर अगर सारे करूंगा सारा लेक्चर गुजर जाएगा। अगर आप जो है उसमें से कहते हैं कि भी कोई स्पेसिफिक ही है, चलिए भी सारे करते हैं कामिल। अच्छा फर्स्ट वन एमसीक्यू, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। अब आपने मेरा साथ देना है भाई, ठीक है, आपने गप्पे नहीं मारने आपस में, ठीक है भी, बातें नहीं करनी, ठीक हो गया। सो फर्स्ट एमसीक्यू पहला है, द हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन CCl4 इज 2.5 hours at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 10 hours
इफ द इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस इज 160 ग्राम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो आंसर की सॉल्व फॉर्म में दी है ना, उसमें मैंने आपको फार्मूला मेंशन किया हुआ है, आपको दिया हुआ है फार्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे आप कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको आप कैलकुलेट करते हो डिवाइड करके, किससे? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ टाइम। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ठीक है भाई, इनको डिवाइड करके आप जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन CCl4 इज 2.5 आवर्स। ये हाफ लाइफ टाइम आ गई, ये आ गई आपके पास। ठीक है, फिर दूसरी चीज उसने दी हुई है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट ओवर आफ्टर 10 आवर्स, यानी 10 घंटों के बाद कितना बचेगा। ठीक है, तो देखो टोटल टाइम आपके पास है 10, हाफ लाइफ टाइम उसने प्रोवाइड कर दिया 2.5। इसको सॉल्व कर लें, 2.5 1 जार 2.5, 2.5 2 जार 5, 2.5 3 जार 7.5 एंड 2.5 4 जार 10। देखो कितनी मजे की गिनती है। तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास आ गया 4। ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं। अब इनिशियल सब्सटेंस कितना था? इनिशियली तौर पे हमारे पास सब्सटेंस का वेट था 160 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमने 4 हाफ लाइफ के बाद देखना है कि वो कितना बच गया। तो 160 इनिशियल है आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि हाफ अमाउंट विल कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो 160 था, 80 रह जाएगा। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 40 रह जाएगा। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ इट विल बिकम्स 20 एंड आफ्टर क्या कौन सा भाई? ठीक है, फोर्थ हाफ लाइफ इन T4 इट विल बिकम्स 10 ग्राम। ठीक है, कोई मुश्किल बात? तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं इस वक्त बता रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोगों का FLP 9 हुआ था। ठीक है, उसका पहले क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर है। समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर लिख देना भाई। ठीक है सना, हम FLP कर रहे हैं, डिस्कशन बताओ कोई मसला है यहां तक, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। जल्दी बता दो। मेरी बहन, परसों वाला टेस्ट FLP का जो हमने लिया था ईद के बाद, एक ही तो टेस्ट हुआ। ठीक है, उसी की डिस्कशन करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। सर आपने मेरी बात नहीं सुनी भी, हमरा बताएं ना यार। मसला ये है कि यार आपकी वो क्वेश्चंस बता दिए कि आप लोगों के मैसेजेस इतने आते हैं कि वो बात कभी ऊपर नीचे हो जाती है। हमें फिर से लिख दो। परेशान नहीं होते ना नाराज होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है यार यहाँ पर खड़े होकर कितने प्रेशर्स जो है वो हैंडल करना होता है, क्योंकि इधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, इधर भी करना होता है काम। ठीक है, समझ बताना फिर से आपने। ठीक है, नाराज नहीं होते। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, ये हमें पता चलाना है। ठीक है, ऐसे इसका जो A ऑप्शन था वो राइट था। मैंने नीचे उसकी जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, इसके नीचे मैंने आके क्या किया भाई, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको खुद से प्रोवाइड की हुई है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन केस ऑफ एक्सो एंड इन केस ऑफ एंडो। आप लोगों को याद है मैंने ग्राफ प्लॉट किए थे, मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं क्योंकि ये ग्राफ बाद में जो है हम इसको एक और क्वेश्चन के लिए भी यूटिलाइज करेंगे। सो मैं इसको रेज कर रहा हूं और साइड पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा छोटे छोटे करके। 30 डिग्री का कुछ नहीं करना भाई आयशा, वो उसका नहीं करना, टेम्परेचर का नहीं है। सर आज टेस्ट का सिलेबस बता चुका हूं। रिमशा वो पोज देखनी मेरी याद अपने। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक है भाई, हमने पढ़ा हुआ इस चीज को। ठीक हो गया। हमरा कह रही है सर, मैंने कह रही थी कि FLP में जस्ट पीरियड वाला चैप्टर रखिएगा, चैप्टर 4 क्या 4 चैप्टर्स ना रखें प्लीज FLP में, इस तरह हम फिर बर्डन आ जाएगा। चलो फिर हमारा वैसे आपकी अच्छी सजेशन है, क्योंकि कलेक्टिवली सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा हो रहा होता है, तो चलो इसको मैं देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा। सर सेकंड ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करें इसमें, अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, सारी ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन इज EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इज, अब इसमें देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी लेस देन और मोर देन EA। अब मैं जरा ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को, क्या स्टेटमेंट में कहीं पर आप लोगों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की टर्म नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। इट मींस के हम जब स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट है जनरल,
जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट मतलब होता है कि भाई वो मे बी जो है एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो, वो मे बी एंडो टाइप ऑफ थर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हमेशा आप देखते हैं कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड में जाता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, रिवर्स रिएक्शन जो है उसमें चूंकि एनर्जी गैप बड़ा है तो रिवर्स रिएक्शन मुश्किल है, फॉरवर्ड रिएक्शन आसान है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन आसान है, रिवर्स डायरेक्शन मुश्किल है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, ठीक हो गया। एंड इन केस ऑफ एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन मुश्किल होता है, रिवर्स डायरेक्शन आसान होता है। तो चूंकि हमारी स्टेटमेंट इस बात को ये शो नहीं कर रही कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सा टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, एंडो है कि वो एक्सो है, तो ये जो एक ऑप्शन है इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस, ठीक है, कि कैन बी लेस देन और मोर देन ई। हो सकता है कि लेस देन हो या वो हो सकता है कि मोर देन हो जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मानूर कही थी सेकंड ऑप्शन भी क्लियर करूं तो उसमें लिखा हुआ था कि इज नेगेटिव ऑफ ईए, इज नेगेटिव ऑफ ईए की बात वो कर रहा है। अब देखो नेगेटिव ऑफ ईए आपको क्लियर सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, क्लियर सेंस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेगेटिव ऑफ ईए, देखो मेरी बात सुनो, जब आप एनर्जी की बात करते हो ना, एनर्जी मतलब एंथैल्पी की बात कर रहे होते हो, और नेगेटिव साइन किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये एंडो है या ये एक्सो है। जब ये क्लियर ही नहीं है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारी एंथैल्पी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या हम कैसे जो है ये कह सकते हैं कि रिवर्स सेक्शन जो है वो ई ए से बड़ा होगा या छोटा होगा। सो मे बी का वर्ड हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सेकंड मैंने बता दिया मानूर आपको, ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन की भी? सलाम वालेकुम अस्सलाम हो गया। मुझे तो बताओ यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? भाई रहने दो, बाद में पूछ लेना। अगर एक्सो होता तो फिर हाँ फिर हो सकता, हाँ भाई यहाँ पे क्योंकि क्लियर नहीं है, एंडो एक्सो की बात नहीं कर रहा वो, तो अब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मजलिस के आदाब का ख्याल रखते हुए आपने सलाम नहीं करना होता जब क्लास एक दफा स्टार्ट हो जाए। आप जो है शुरू में जब एक मिनट जब मैं खुद खिताब कर रहा होता ना आप लोगों के लिए, तो उस वक्त सलाम कर दिया करें, ठीक है, या फिर ये कि क्लास एंड होने का इंतजार क्या करें, ठीक हो गया ना भाई। अच्छा भाई थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड वन है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25% इन 1 आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। अब इसको समझने वाली बात है, ठीक है भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। ये रेस करूंगा वो नहीं करूंगा क्योंकि बाद में इसको रिप्लाई हमने करना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो जरा मेरी बात सुनना आप लोगों ने, जब हम बात करते हैं किस चीज की भाई, हम जब बात करते हैं पिछले वाले फार्मूला की जो मैंने अभी राइट किया था आप लोगों के लिए, कि जिसमें मैंने लिखा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम, तो क्या मैं उसको मॉडिफाई करते हुए क्या मैं उसके थ्रू जो हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है वो निकाल नहीं सकता? मैंने ये राइट किया था भाई बस कर दो यार, छोड़ दो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या हो क्या रहा है यहां पर, केमिस्ट्री से के शुरू वाले सारे गलत भाई, क्या कर रहे हो भाई, क्या हो रहा है यहां पर? कुछ तो ख्याल किया करो, किसी का ख्याल कर लिया करो, चलो मेरा नहीं तो किसी और का ख्याल कर लिया करो यार, ठीक है। किसी की बात नहीं माननी होती, आप लोग हैं ही नहीं जो है क्या कहते हैं नेचर के किसी की बात माने आप लोग, ये हाल है आप लोगों का। अभी भी वही चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है सब कुछ, ठीक है भाई। सो हमने कहा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल होती हैं टोटल टाइम के डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यार देखो वही हम कहते हैं ना कि एक होती है पीक लेवल हीट वाली, एक उसके बाद आप लोग आते हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि देखो अभी मैंने आप लोगों को कहा ऐसा ना करो, और अब देखो कहां से स्टार्ट मैं करूं और कहां पे एंड करूं, फिर मैं किसी का नाम दूंगा वो कहेगा मुझे टारगेट कर रहा है। खुद देख रहे हो आप लोग कि क्या हो रहा है यहां पे, टू एम्बैरेसिंग फॉर मी एज वेल कि मैं इनको पढ़ा रहा हूं, इट्स टू एम्बैरेसिंग फॉर मी एज वेल। टेस्ट के रिलेटेड ही बात की है भाई, ना करो बात फिल वक्त यार, मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, क्यों बातें कर रहे हो आप लोग आपस में, ठीक है। कॉलेज वाले के स्टूडेंट रिजिड बॉडी होते हैं, नो इफेक्ट, बिल्कुल सही काम ना आपने, ये अपर लेवल है इनका, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो,
नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब यहां पर क्या कुछ गिवन है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है, जरा देखो स्टेटमेंट में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर। ठीक है, ये पहला आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपको मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है मतलब वो दिया हुआ है आप लोगों को, प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आप लोगों को भी, देखो इसके अंदर द हाफ लाइफ पीरियड आपने फाइंड आउट करनी है, टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ प्रोवाइड की है। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ और टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जरा देखो ना 25% का मतलब क्या होता है, समझ आती है आप लोगों को? देखो अगर 100% हो तो इन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इट विल कन्वर्ट इनटू 50%, एंड अगर हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ भी गुजर जाए फिर 25% रह जाएगा। इट मींस के आपको स्टेटमेंट ये बात क्लियर कर रही है कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं और टोटल टाइम आपको बता चुका है कि 1 घंटा हुआ है। ठीक है, सो टोटल टाइम भी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी हैं, आपने ये हाफ लाइफ टाइम निकालना है, बहुत सिंपल हो गया। अब इसको ले जाएंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, हम लिखेंगे यहां पर हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम, लिख देता हूं डायरेक्टली तो पे 60 मिनट्स। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स होता है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दी हुई हैं, 2 के 2 हैं, सो इट विल बिकम्स 30 मिनट्स। सिंपल। अब पूछो क्वेश्चन। जो लोग खामोशी तोड़ते हैं वो भी कहते हैं खामोशी गहरी इबादत। ठीक है, बहुत इजी था वैसे यार। चलो कोई बात नहीं। 4 हिस्से 25%, भाई हाँ 4 हिस्से 25%, 4 हिस्से बने कैसे? पहली हाफ लाइफ की 50% रह गया, सेकंड हाफ लाइफ की वो 50 में से 25% रह गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? सर ये 30 मिनट्स लगे हैं, फिर दोबारा 15 मिनट्स के कर दिए पूर मैंने समझ नहीं आ रही केस में, समझ नहीं आई, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा नो क्वेश्चन, मूव ऑन। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन। अच्छा, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है, मैंने इसके नीचे आंसर भी इसमें दिया हुआ है कि भाई बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये बहुत सिंपल था। आप इवन के लॉ ऑफ मास एक्शन में भी यही चीज डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यू ऑलवेज क्या कहते हैं, ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ कोलिजंस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस जो हैं वो उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। 3 वाला समझ नहीं आया अभी? मानूर क्या नहीं समझ आया बताओ जल्दी से। मैंने तक नहीं रेज किया ना? हाँ रेज नहीं किया। यस सर, मैं तो आज बोली नहीं। अच्छा भाई रहने दो भाई, बस कर दो। हाँ भी देखो मानूर, स्टेटमेंट थी कि 25% रह गया इनिशियल कंपाउंड, जो इनिशियल तौर पे हमने 100% कंपाउंड लिया था उसका 25% रह गया आफ्टर 1 आवर। अब 25% का मतलब क्या होता है कि 100% इनिशियल तौर पे था, फर्स्ट लाइफ से वो हाफ लाइफ से कन्वर्ट हुआ 50% में, सेकेंड हाफ लाइफ से 50% मजीद आधा हो गया 25% में, मतलब कि 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास 1 आवर का था, यानी 60 मिनट्स का था, तो हाफ लाइफ हमारे पास 2 गुजर चुकी हैं, तो हम लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय 2, इट विल गिव यू 30 मिनट्स। समझ आ गई? समझ आ गई ये? ठीक है, अभी बताओ यहां तक समझ आ गई कि नहीं समझ आई है? और मैंने जो चौथा समझाया वो समझ आ गई आप लोगों को? 4th वन समझ आ गई कि नहीं समझ आई? क्लियर हो गया? बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ठीक है, अच्छा भी देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी हाई देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एप्लीकेबल। अब इसमें से कौन सा होगा? ठीक है भाई, 5th वन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा मेरी बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी की वो बात कर रहा है, मैंने स्टेटमेंट नीचे आंसर में ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि इसका मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट को समझने की जो है वो थोड़ी हमने कोशिश करनी होती है, फिर उसके जो है आंसर की तरफ मूव करते हैं। नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जब बात करते हैं, मैंने शायद आई थिंक मेरे ख्याल से हम जब एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ही समझ लो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, आपको बताया हुआ है। यहां पर ये है ई ए मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट डेवलप करते हैं जिसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो फर्दर अपने आप को फिर प्रोडक्ट में बाद में कन्वर्ट करता है। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जो इंटरमीडिएट बनता है, जो उसकी एनर्जी होती है, इसको कहते हैं इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो यही बात वो कर रहे हैं भी यहां पर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रेट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। अब पॉसिबल ऑप्शन की बात करते हैं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लो द रिएक्शन, ये बात तो बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, यहां पे क्या था सर, इसमें एक भी तो आ सकता है, किसमें एक भी आ सकता है? अभी मानो बताएं कौन से वाले की बात कर रही हो, एक किस में आ सकता है? तो क्लियर हुआ है। एक फिफ्थ वन में आपने देखा है कि क्या है, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी हाई। ट्रांजिशन स्टेट ये वाली होती है, अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी हाई है। जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्रिक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्लो रिएक्शन, ये इसकी बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है। ठीक हो गया। 5 वाले का 1 भी हो सकता है, 1 भी देख लेते हैं। मानो लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्ट रिएक्शन, देखो स्टेटमेंट पढ़ो ना, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में खुद उसने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी हाई, जब आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनना है उसकी एनर्जी ही बहुत हाई है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी को करता है। तो अगर इसको हमने हाई कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई तो रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर सूटेबल आंसर पे जाना है। मैं ये समझ रहा हूं कि क्यों आपने वो 1 लगाया होगा, क्योंकि आपको लगता है वो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें देखना होता है कि बेस्ट सूटेबल आंसर उसका क्या बनेगा। ठीक है सर, अब आप एमसीक्यू बहुत कम करवाते हैं, वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत वैलिड इसकी बात है। ठीक है, मैं इस बात को रियलाइज करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। चलें भी, ठीक हो गया। 30 की बात कर लेते हैं। 6th वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हो सकता, केमिस्ट्री नहीं आ सकती कभी, अच्छा भी ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से देखना है कि हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, ऑन द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब नीचे मैंने आंसर में कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, जरा वो भी आपने गौर से देखना है। ठीक है, कैटलिस्ट चेंज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अप्लाई करो। देखो पहला ऑप्शन क्या था, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सर क्या मैं एक एमसीक्यू पूछ सकती हूं अदर देन टेस्ट लेक्चर के एंड पे? हाँ वो पूछ लेना लास्ट में, अभी नहीं, ठीक है, बाद में करेंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा, सो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हम बात करते हैं ना एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो उसमें हम जब कैटलिस्ट डालते हैं तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कैटलिस्ट जो है इट विल फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन वेरी क्विक वे। पढ़ा है ना आप लोगों ने। अब क्विक वे कब होगा, कि जब वो फैसिलिटेट करेगा फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, दोनों को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, दोनों को जो है ना फैसिलिटेट करेगा। ठीक हो गया, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती ए वाला। ठीक है, ए वाला तो रह गया हमारे पास। ठीक है, ये तो नाइंसाफी है सर, आपने क्लास में इजी करते नहीं यार, मैं वही करवाने की कोशिश करता हूं, लेकिन चलो आप लोगों को मुश्किल लगता है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये बात है, मेरे सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं, ये मैं इस बात के लिए एग्री करता हूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स, इवन के रीशा जानती की तलहा भी जानते हैं यहाँ पर होंगे, कि इनको जब मैं वो नोमेनक्लेचर करवाता था ना अपने लिए आसान करके, तो आप इनको मुश्किल देता था स्ट्रक्चर। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे से ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए मुश्किल निकल आता है चीज। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। ठीक है ना, बाद में एक्सप्लेन भी तो कर रहा हूं ना। अच्छा, तो इसे डी ऑप्शन पे डायरेक्टली जा रहा हूं कि वो क्यों ठीक था, उसको बता देता हूं। इट प्रोवाइड्स न्यू रिएक्शन पाथ विद विच लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ इस बात को कि कैटलिस्ट करता क्या है। कैटलिस्ट जो है वो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी हमारी। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो है सेक्शन के अगेंस्ट करेगा, यानी आप कह सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ा देगा,
जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये लोअर हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो हम कहते हैं रिएक्शन की स्पीड जो है वो इनहांस कर जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। मुझे बताएं कि मसला तो नहीं है इसमें, छट्टे की बात मैं कर रहा हूं सर, आप इजी करवा के खुद, हाँ यार ये सीरियसली मेरे मतलब मुझे स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं इस बारे में, ठीक है। अच्छा भी छठे के बाद सातवें की बात करेंगे। हाँ द टेस्ट, ओह सॉरी, फोर डायरेक्शन, ठीक है, ए कन्वर्टेड यानी ए एंड बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी, ठीक है। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय 8 टाइम्स, ठीक है जी। डबलिंग द, ये मेंशन किया हुआ इसने, यहां पर लिखा हुआ है उसने कि भाई डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाय 8 टाइम्स, ठीक है जी। एंड डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ओनली बी सिंपल डबल्स द रिएक्शन रेट, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने वाली थी, ठीक है, कुछ चीजें जो है आपको लर्न करने वाली थी, समझने वाली थी, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं समझी तो आप कभी भी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो जो आंसर है उसकी तरफ नहीं मूव कर सकते। वो ये बात कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों की जो है मैं अमाउंट्स को डबल करता हूं तो रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स इनहांस करता है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ बी की बात करता हूं, उसको उसके रिएक्शन उसके जो है अमाउंट डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हो सकता है, ये आप गौर से देखें भी, फिर गप्पे मारने शुरू हो गए, बहुत बुरी बात है, फिर मैं डांटूंगा आप लोगों को, फिर आप कहेंगे मैं बदल गया, ठीक है, बहुत बुरी बात है। देखो मेरी बात सुनो, ए और बी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनिशियल तौर पे लेट्स सपोज ये 1 थे, तब ये 1 आ गया रेट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भाई। हम ये बात कहते हैं कि अगर हम इस रेट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा दें, ठीक है, दोनों को डबल करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 8 टाइम इंक्रीज करता है, यानी 1 से ये 8 हो जाता है। और ये पता है कब होगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है। अब यहां पर हमें इन 2 में से इनमें से किसी एक का स्केयर लगाना पड़ेगा, ताकि जब हम 2 टाइम्स करें स्केयर करें उसका, ठीक है, तो बन जाए 4, और जब वो 4 बने तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाए, ठीक है। उसने खुद कहा है कि अगर मैं ए को और बी को दोनों को बढ़ाता हूं तो 8 टाइम इंक्रीज होता है, अगर मैं सिर्फ बी की अमाउंट डबल करता हूं तो रेट ऑफ फ्रिक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम विद रिस्पेक्ट टू ए और बी दोनों की बात करें, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू चले बी की बात कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी इसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करते हैं, चूंकि इस पे स्केयर आएगा तभी 2 का स्केयर 4 होगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 देगा। सो इट मींस कि इसका फॉर्मूला होना चाहिए था a रेज़ टू पावर 2 इनटू b, और ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? बताओ भाई, यहां तक तो बता दो यार, फिर गप्पे मारने शुरू हो गए हो। अब फिर मुझे फिर से कहना पड़ेगा आप लोगों को, और फिर आप लोग जो है ना कहेंगे मैं चेंज हो गया हूं। सही है सर, कम फिजिक्स की तरह किप्स की बुक से तो नहीं, आज नहीं ले रहा ना मैं, आज थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल, ठीक है, वो कर रहा हूं। अभी यार आधा घंटा रह गया, जल्दी करवा लो, नेक्स्ट आगे चलें। ऋषा ने जो बात की वो गलत की, हाँ गलत है ना भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई, किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। टीचर सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन 7 समझ नहीं आ रहा भाई, देखो बड़ा आसान सा है, कोई मसला नहीं है इसमें। देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको, स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपने करना क्या होता है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम ए और बी को मिला के सी और डी बनाते हैं, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि भाई ए और बी को मिला के सी और डी में कन्वर्ट तो आपने करना ही करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो जो रिएक्शन का रेट है इट विल बिकम्स 8 टाइम्स। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि ये 8 टाइम्स इंक्रीज होगा? ये उस वक्त पॉसिबल है कि इनके कंसंट्रेशन में से किसी की पावर 2 होनी चाहिए। और उसने खुद कह दिया स्टेटमेंट में कि अगर मैं बी को सिर्फ बढ़ाता हूं, डबल करता हूं, तो रिएक्शन रेट 2 टाइम्स इंक्रीज करता है, लेकिन दोनों को बढ़ाऊं तो बनता है 8 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि ए के ऊपर स्केयर आएगा, बी पे स्केयर नहीं है, ठीक है। सो इसका डी ऑप्शन जो है हमारे पास फाइनल हो जाएगा। अब समझ आ गई है, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 3 × 10⁻⁻3, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज, इसमें बड़ी सिंपल सी बात थी यार, कैलकुलेशन की तरफ तो जाना नहीं था हमने, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको जो है उसने रेट कांस्टेंट का एक यूनिट प्रोवाइड किया हुआ है,
ये रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको बताता है कि भाई इसमें जो उसने जो है वो यूनिट मेंशन किया हुआ है ये किस चीज के लिए, मैंने मेंशन भी नीचे किया हुआ है उसके एग्जैक्टली तौर पे। द यूनिट रेट कांस्टेंट इज गिवन इन स्टेटमेंट इज मोल पर डीएम3 पर सेकंड व्हिच शोज दैट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं जिनमें कि जो कंसंट्रेशन होती है, सॉरी रेट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, रेट ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, इसलिए हमारे पास जो रेट कांस्टेंट आता है उसकी हम बात करते हैं कि उसका जो यूनिट होगा इट विल बी मोल पर डीएम3 पर सेकंड। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल था। क्लियर है आप लोगों को? नोवा हो गया। अब 10वें की बात करेंगे। विच ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ओबेज द, हाँ भाई आंसर 8 बता दिया हुआ मैंने भाई, अभी तो तय था 8वें का, 8वें की बात कर रहा हूं मैं, 8वें की बात कर रहा था भाई। वो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ना उसके जो यूनिट्स हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, इट इज फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, 9th वन, द रेट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्विंग आयंस कैन बी स्टडीड बाय, तो बड़ा सिंपल है यार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप पता है जहां पर आयंस होते हैं वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 10वां है, विच ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन ओबेज द रिलेशन। ठीक है, अब इसमें यार ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमने डिफाइन भी किया था, मैंने आप लोगों को लिखवाए भी थे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकंड के लिए क्या होता है, थर्ड के लिए क्या होता है, जीरो के लिए क्या होता है, सारे लिखवाए थे। तो ये सिंपल हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कहां से आएगा। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over a raised to power n-1। ठीक है, ये हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर ये। ठीक हो गया ना। अच्छा, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हायर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फेवर्स। अब ये तो बहुत सिंपल है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर, हाँ ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट। तो ये देख लो भाई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक। सिंपल है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है। 11वां भी हो गया। 11वें तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे हो? 11वें तक पहुंच गए हो सर। 7 ये होता मुश्किल सॉल्व कर लेती हैं, आसान लगा गलत होते हैं, समझ नहीं, आसान गलत होते हैं क्या, समझ नहीं आई भाई सर। मेरे साथ ये होता है मुश्किल सॉल्व कर लेती हूँ, आसान। अच्छा, सही है भाई, ठीक है। 12वें की बात करें, 12 की बात करेंगे हम। ठीक है, फॉर द रिएक्शन, ठीक है जी, टू स्टेब्लिश द होमोजेनियस कैटलिस्ट। यार ये तो बड़ा ही सिंपल था। रिएक्टेंट्स जो थे आपके वो गैसियस फॉर्म में थे, तो आपने जो कैटलिस्ट देना है वो भी गैसियस फॉर्म में लेना है ताकि होमोजेनियस रहे, ओवरऑल रिएक्शन होमोजेनियस रहे। ठीक है, सो ये भी बहुत सिंपल था। NO लेंगे और NO आप जानते हैं गैसियस फॉर्म के अंदर ही होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, 13, 75% ऑफ एनी, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट इन 60 मिनट्स। ठीक हो गया, 60 मिनट्स में करती है वो। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, ये वही वाला है जो भी हम यहां पे कर रहे थे, ये वाला, ये देखो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर वो यही बात डिमांड कर रहा है, आपने यहां पर भी यही करना है। हाफ लाइफ जो है वो यहाँ हाफ लाइफ टाइम आपने फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम आपको यहां पर भी 60 दिया हुआ है उसने। ठीक है, और वो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल चुकी हैं वो 2 की बात कर रहा है। ठीक है, 75% ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टिव एक्टिव। अब इसका मतलब समझ गए हो आप लोग कि नहीं समझ गए हो? देखो ना, पहले इनिशियल तौर पे 100% था। ठीक है, इनिशियल तौर पे 100% था। फर्स्ट लाइफ के बाद वो 50% डिके कर गया, के बाद फिर सेकंड हाफ लाइफ के अंदर क्या हुआ, 50% फर्दर 25% में कन्वर्ट हुआ। तो टोटल अब तक कितने जो है वो परसेंट डिके हो चुका है, 75% एज अ होल, यानी कि 2 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। सो 60 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 30 मिनट्स। हाँ भाई बिल्कुल फास्ट कर रहा हूँ रमीश। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने भाई, क्वेश्चन वापस लिख दो इशरत, मेहरबानी जी। सर जी बात सुने, क्वेश्चन नंबर 11 में एन होना चाहिए, एंड होना चाहिए ना, एक्सो कैसे हुआ? और भाई सना उसकी स्टेटमेंट तो पढ़ लेती। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि अगर मेरे पास क्या हो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हायर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो इट विल ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है सना? अभी कोई और मसले मसाइल आप लोगों के साथ यहां तक होंगे? अच्छा नेक्स्ट वन, 14th, फोटोकेमिकल रिएक्शन इज यार रिक्वायर्स फोटॉन्स टू इंटरैक्ट केमिकल। ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, आप जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो वर्ड फोटो है इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक, अगर 75% की जगह 25% होता तो क्या आंसर होता भाई? 25% होने का मतलब क्या है? देखो, या तो ये था कि आप 50 जो है परसेंट इनिशियल तौर पे ले रहे हो,
उससे आप 25% ला रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 100% लेके 25 पे जाए, और 25 पे जाएंगे तो वो भी 2 हाफ लाइफ ही होंगी। ठीक है, मसले मसाइल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। सो आई थिंक 14 भी क्लियर है, फोटोकेमिकल मींस लाइट रिक्वायर है, ठीक हो गया ना। एटलीस्ट 50% बिल्कुल सही कह रहे, फर्स्ट हाफ लाइफ में होती है। अच्छा भी, तो 15 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये सारे के सारे हाई रेट ऑफ रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इनमें आयंस मौजूद होते हैं, मैंने लिखा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपने आंसर की पढ़ी हो। जैसे कि डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन में होता क्या है, कंपाउंड डीकंपोज होता है इनटू आयंस एंड देन फर्दर रिएक्शन होता है। जब भी आयंस बन गए तो वो फौरन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन का रेट काफी हाई होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप जानते हैं कि हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। आप ये बात जानते हैं कि ये रिएक्शन हम करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में वो आयंस फॉर्म में होते हैं तो वो फौरन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है सर, आपको बहुत तंग करते हैं हम सब भी, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ना देखो, कभी कभी डांट देता हूँ ना तो आपकी भलाई के लिए ये बात क्या करो, मैं चेंज हो गया, मैं वैसे क्या वैसे ही हूँ। लेकिन पता है क्या मसला सिर्फ ये होता है कि अगर मैं आप लोगों को ये चीजें करने दूंगा ना तो बाकी आप लोग क्लासेस में भी करेंगे। अगर मैं नहीं सिखा रहा हूँ तो कोई कौन सिखाएगा आपको? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं समझते। अच्छा सर, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं समझते, कौन सी शॉर्ट फॉर्म नहीं समझते? अच्छा भी, तो अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसके बाद फिर आयनिक रिएक्शंस मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 15 भी, सर मेरा है आपकी क्या मिमिक्री करते हैं, मेरा क्या है सर, मेरा है आपकी मिमिक्री करते हैं, भी कर लो मिमिक्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छा लगेगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया आप लोगों को? और क्या करूं, किस बात की आदत है भाई? अच्छा भी बताओ, 15 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आप लोगों का? गप्पे मैं भी मार रहा हूँ, आप लोग भी लग गए हो यार, बस कर दो। नहीं इस कॉम्प्लीमेंट का जो है ना, मैं क्या कहते हैं ना, शिकार नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा भी, रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन, यानी स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री है, स्पेक्ट्रोमीटर मेथड है, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, 16 भी हो गया। 17वां, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजंस। आप जानते हैं जब तक आपकी जो है वो इफेक्टिव कोलिजंस नहीं होंगी, हम कभी ये नहीं कह सकते कि भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होते हैं तो रिएक्टेंट जो है वो एक दफा क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी हम कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन का आना बहुत जरूरी है। चलिए इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिलेबस कम कर नहीं, फायदा हो नहीं सकता, मैंने दे चुका हूँ, रात को 2 बजे बैठ के बनाया मैंने टेस्ट, तो दे चुका हूँ मैं। ठीक है, हाँ भाई, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को सदर में कि भाई तहसीन कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो सर? 16 की रॉन्ग है। ओ फीरा ने कह दिया 16 की रॉन्ग है। भाई देखो, रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन, वो स्पेक्ट्रोमीटर की तो था जो कि करता है स्पेक्ट्रोमीटर में यूवी रेज एब्जॉर्ब करते हो। अब ये कैसे खत्म होगी, कैसे की रॉन्ग होगी? बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, आप बता दें सर। की में रॉन्ग मार्क किया था, स्पेक्ट्रोमेट्री मार्क हुआ, स्पेक्ट्रोमेट्री है वहां, स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं मार्क हुआ था। बताना जल्दी से, स्पेक्ट्रोमेट्री मार्क नहीं हुआ था वहां पर। हम आपकी तरह बगैर सांस लिए नहीं बोल सकते। सही है भाई। और एमसीक्यू कब करवाएंगे? सारे करवाने लगाऊं? हाँ, 16वें और 18वें की भी, 18वां भी देखता हूँ मैं, देखता हूँ 16वें की कोई मसला था आप लोगों के लिए? रिफ्लेक्टोमेट्री लिखा हुआ था यार, ये तो बड़ी जाती वाली बात है। अच्छा आपने ना, आप ठीक बता रहे हैं लेकिन टेस्ट में गलत ये हो गया होगा, यहाँ से वो सिलेक्ट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम देते हैं फिर वो क्रू मेंबर्स हमारे डालते हैं ना, ठीक है, टेस्ट को। तो आंसर की देख रहे हैं आपने, डाउनलोड की कर लेना, ठीक है, वहां से आ जाएगा। अब 17वां कंप्लीट हो चुका है, 18वें की तरफ हम जा रहे हैं। द सब्सटेंस, ठीक है जी, दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट आर कॉल्ड। अब ये देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। रिफ्लेक्टोमेट्रिक मेथड का मार्क किया हुआ था, वो गलत हो गया होगा ना, ठीक है। वैसे उसमें जो की मैंने अपलोड की है वो ठीक है, ठीक है। अच्छा आप देखो मेरी बात सुनो। अच्छा 18 की बात करें। द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड, ये पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट होती है ना। आप जानते हैं कि अगर एक कैटलिस्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, और अगर वो काम कर रहा हो और उसके बाद हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें तो वो इंप्योरिटी क्या करती है, वो उस कैटलिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म कर देती है, ठीक है। और जब वो इफेक्टिवनेस खत्म कर देती है तो ये कहलाता है पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। बड़ा सिंपल है ये तो, ठीक है। अच्छा यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक और बात में भी, इधर गया इनहिबिटर में।
हो रहे थे ना कंफ्यूज, और आपने कहा भी इनहेबिटर में, इट मींस कि यही इसी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि इसकी आंसर की खराब है। द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड इनहेबिटर। इनहेबिटर भी हो सकता है, ठीक है, ये बाकी मैं बता रहा हूं आपको कि ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम किसी इंप्योरिटी की बात करते हैं ना, इन द सेंस इंप्योरिटी, तो वो हम कहते हैं कि वो फिर पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट होती है, ठीक है। यहां पर आप देखें ये लिखा हुआ है ना, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट। और ये सब्सटेंस कहां से आया? ये सब्सटेंस उस रिएक्शन का हिस्सा बाद में बना, ठीक है, जिसने कि उस रिएक्शन की अंदर मौजूद कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को खत्म किया, ठीक है। इनहिबिटर ओनली इनहिबिटर देयर एक्टिविटी बट पॉइजन्स डिक्रीजेस इफेक्टिवनेस। हाँ देखा, ये हुई ना बात, ये अफशान ने पूरे ना वो राज अफशा कर दिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के, ठीक हो गया। तो यहां पर जो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट है, इट इज मोर लाइकली टू बी, ठीक है, राइट आंसर। 19 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर। अब देखा, यही तो था, इस तो मैंने मिटाया नहीं था यहां पे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन एंडोथर्मिक बनता है। देखो ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स डायरेक्शन। स्टेटमेंट पढ़ो, यहां क्या लिखा हुआ है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देखो ना, बैकवर्ड डायरेक्शन आसानी से हो सकता है क्योंकि यहां पर हमारे पास गैप कम है, ठीक है, यहां पर गैप ज्यादा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन अंदाना आसान है, ये वाला जो है ना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? एंडोथर्मिक एक्शन होगा। हो गया भी, आप लोगों को अफशान ने अफशान कर दिया सब। अच्छा भाई, ना कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। 20 कर रहा हूं मैं, 20th एमसीक्यू जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। 19 बुक की लाइन है भाई, क्या ही बात है, देख लो। अब आप लोगों को मैंने बुक का भी कहा ना कि बुक भी पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। अच्छा 20 की बात करेंगे। विच मेथड ऑफ द रेट डिटर्मिनेशन इज यूजफुल फॉर दोज रिएक्शन इन्वॉल्व इन स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन सॉल्यूशन। वो डायनामेट्रिक मेथड है यार, ये बहुत सिंपल है। मैं बताऊं आपको कि ये जब मैं टेस्ट बना रहा था ना, तो मुझे खुद पता था कि ये मेरी जो आप लोगों के साथ 2 महीने की जो है वो क्या कहते हैं अपने हो चुकी है ना, बातचीत हो चुकी है, हमारा सेशन चल चुका है। मुझे लगता है कि ये टेस्ट इस 2 महीने में जितने भी टेस्ट लिए थे उन सब से ईजी था। FLP की बात कर रहा हूँ, 30 MCQs वाले की बात कर रहा हूँ, सबसे इजी टेस्ट ये था, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बनाया था ठीक है। सो मतलब बनाया था, मतलब कि मुझे खुद पता था कि मैंने इजी टेस्ट दिया, क्योंकि यार इतने फौरन बाद आ रहे हैं, बच्चों ने पढ़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, कंसंट्रेशन शुगर सोल्यूशन अंडर गोज हाइड्रोलाइसिस इनटू ग्लूकोज, उसके लिए इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर 23 को मैंने सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसको आई थिंक मेरे ख्याल से 22 को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि इसको हमने डिस्कस किया हुआ है इन क्लास, आई थिंक, अगर आपको याद हो, ठीक है। इनहिबिटर क्यों नहीं हो सकता? देखो, इनहिबिटर की बात हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नली तौर पे हम ये बात कहते हैं कि उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली तौर पे हम उस जो भी सब्सटेंस है उसको बाद में ऐड करते हैं, और जो बाद में एडिशन होती है वो खुद से वो इंप्योरिटी होती है, और इंप्योरिटी क्या करती है, अगर डिस्ट्रॉय करती है कैटलिस्ट को, तो वो पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक हो गया। सर आपके लिस्ट क्या मुश्किल होगी आपके लिए? नहीं भाई, मेरे लिए भी मुश्किल होती है यार, क्या हो गया? अच्छा भाई, 22 की बात कर रहा हूं, बुक में है एग्जैक्टली यार, वो बुक में भी है। दूसरा ये कि मैंने सॉल्व करवाया आप लोगों को मैंने सॉल्व करवाया ये वाला, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने की जरूरत है, कहते हैं तो कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 23 की बात करूंगा मैं इस वक्त, 23 की, मैंने इस भी नहीं किया था इसको, ठीक है। 23 की बात करता हूं। व्हेन द कर्व व्हिच इज ऑब्टेन व्हेन ग्राफ प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड टाइम जो है, अगर इनके दौरान ग्राफ प्लॉट करें, बिकम्स हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस, द रेट ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स 0। व्हाई भाई रेट ऑफ फ्रिक्शन 0 क्यों हो जाता है? कुछ पता है आप लोगों को? 23 में रेट ऑफ फ्रिक्शन 0 क्यों हो जाता है? कुछ कंफर्म है आप लोगों को? समझ आती है इसकी? मैं यहां ड्रॉ करता हूं इसको, बात करते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो जरा, यहां हमने लिया टाइम, यहां हम ले रहे हैं क्या? कंसंट्रेशन। अब हम ये कह रहे हैं भाई लाइन स्ट्रेट आ गई है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इंसान फुड़क गया, ठीक है। तो अब रिएक्शन भी फुड़क गया या नहीं फुड़का, ये देखना है हमने, ठीक है। अब देखो भाई, बात सुनो, रेट का मतलब क्या होता है? रेट इक्वल होता है dx/dt, मींस के चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब यहां पे पता है क्या हो रहा है? हम टाइम को चेंज कर रहे हैं, लेकिन
वैल्यूज सेम आ रही हैं। इट मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये जीरो आ रहा है, तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। इट्स टू सिंपल। ये तो बहुत आसान था, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, चेंज जीरो हो जाएगा। भाई चेंज ही नहीं है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है, जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे? जीरो होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्यों नहीं आ सकता? भाई देखो कांस्टेंट नहीं हम लिखेंगे ना, देखो कांस्टेंट क्या, रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन में फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये फैक्टर तो क्या? जीरो, और जीरो ओवर समथिंग विल बिकम जीरो, सिंपल है, ठीक है। 24 ठीक हो गया। 24 द रिएक्शन रेट डायरेक्शन टेक प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे हैव। अब ये क्या है भाई? इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे बोथ का ऑप्शन भी होना चाहिए था भाई। क्यों बोथ का ऑप्शन होना चाहिए था भाई? क्यों सना, क्यों होना चाहिए था? जब कंसंट्रेशन जीरो हो गई, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो हो गई, तो फैक्टर जीरो हो गया, रेट जीरो हो गया। अब इसमें कांस्टेंट वाली बात नहीं रही, ठीक है। अच्छा, यानी वैल्यू अगर हमें देता ना, ये कुछ प्रोवाइड करता और एक ही वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता रहता, फिर तो बात बनती है। चेंज ही नहीं है यहाँ पर हमारे पास, चेंज ही नहीं है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ओह सही हो गया, आई गॉट नाउ, सही है। अच्छा भी, सो 24 की बात कर रहे थे। वैसे ना मैं भी बहुत एक्टिंग नहीं करने लग गया हूँ, और वो भी ओवर एक्टिंग करने लग गया हूँ, मुझे लगता है ऐसा। मतलब मुझे पढ़ाते हुए ना, टीचिंग करते हुए मुझे लगता है कि शायद मुझे इस टीचिंग ने एक्टर भी बना दिया। मतलब मुझे बातें करने वाला तो बना दिया, बातू नहीं। मेरी सिस्टर्स कहा करती हैं कि मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब बोलता था भी और अभी बोलता हूँ, ठीक है। और पता नहीं क्यों, हालांकि मैं तो खामोश रहता हूँ, आप लोग देखते हैं ना मैं खामोश ही रहता हूँ, ठीक है। और एक्टिंग का टाइम सिखा दी है, अजीब भी सूरत हाल कर दी, वैसे तो समझ आ गई है, ठीक हो गया। द कांस्टेंट के लिए ग्राफ बना के दिखाएं। ये देखें यार, ये देखें, ये कांस्टेंट के लिए होगा। अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, आप जब भी जो है चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। हाँ सही है। भानु फिर मैं क्या समझू इस बात को? अच्छा चलो ठीक है भाई। यस सर, आप नहीं बोलते, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता ना, मैं तो खामोश ही रहता हूँ भाई, बुझा सा इंसान, ठीक है, खामोश सा इंसान, ठीक है। अच्छा भाई, और मैं आपको बताऊं कि घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो ये है कि मैं बहुत तंग करता हूँ, तंग करता था। अब तो सिस्टर की शादी हुई है, लेकिन जब वो यहाँ थी, मतलब घर में होती थी, मैं बहुत तंग करता था उनको। वैसे सर बोलने क्या खाली है, अच्छा प्रोफेशन चाइना है आपने चुना है आपने, हाँ ठीक है, ये भी सही है अशरफ, बहुत अच्छा है। अच्छा सही है। सो 24 को अब हम देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया, हमने 2-3 रह गए, वो भी कर लें। 24 है, द रिएक्शन टेक प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे हैव। अब इसमें ए ऑप्शन था एक्टिवेशन एनर्जी, और सी था प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये दोनों चाहिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत चाहिए होती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए होती है। विदाउट प्रॉपर ओरिएंटेशन हम कभी भी जो है ना रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स को कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर नहीं सकते, ठीक है। सो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। अभी पता नहीं शादी का क्या, आपकी शादी हुई है? नहीं भी हसन, नहीं हुई अभी, मैं ना वो उस फेज में नहीं गया, ठीक है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा, आप अपनी बायोग्राफी कब बताएंगे? सारा कुछ तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और क्या रह गया। अच्छा, सो अब है, इफ टू इनिशियल कंसंट्रेशंस एंड टाइम फॉर द रिएक्शन आर गिवन, विच मेथड इज यूज्ड। अब ये देखो, आपको पता है इस बात का, हाफ लाइफ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ मेथड, जिसमें कि आपने वो एक लंबा सा एक जो है ना वो क्या कहते हैं भी, उसका फॉर्मूला देखा था, ठीक है, जिसमें A1 A2 की बात की थी। तो A1 A2 मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर गिवन हो दोनों है सब्सटेंसेस की, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेस देन द बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इंक्रीज। सिंपल, ठीक है। सिर्फ यहां पर अब ये काम भी होंगे, ये ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो कहां से खुल गया अब क्लास के अंदर? बस कर दो यार। चलो बताओ, कोई बात और है, कोई मसले मसाइल आप लोगों के? हाँ जी, कोई मसले मसाइल? वालेकुम अस्सलाम। वही भाई देखो, क्लास को हम जो है वो खैर ऑफिस से जो है अलविदा कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ भी कोई रहने दे, डिस्प्ले करें यार,
करें ना, वाइंड अप करें ना, वाइंड अप करें। हाँ भाई, अल्लाह हाफिज कर दें सर जी। अगर आपने सिलेबस कम नहीं करना तो प्लीज़ टाइमिंग 8 बजे कर दें। हमीद मैं फिर देखता हूँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि हम 8 बजे कर दें इसको, ठीक है भाई। और ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें। और इसके बाद जो है ना, मतलब क्लास के बाद जो है ना, आपसे फिर बात होती है इस हवाले से कि भी क्या करना है इस टेस्ट का। लेकिन टेस्ट पूरा उस सिलेबस का ही होगा। हम ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, फ़ायदा नहीं, सारे के सारे मेरिड हैं यार, सारे मेरिड हैं। तो माना कंट्रोल करने की नाकाम नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हंसने को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं ना, एक तो आप लोग जो हैं बातें करते हैं, दूसरा यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हंसाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, तो उसको कंट्रोल कर रहा था, शर्माने को कंट्रोल नहीं कर रहा था। बस भाई मैं अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। और कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बस बस भाई मैंने ऑफ कर दिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्लास को कैरी करने का। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।